हेडिंग दीजिए हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर इसको एक और नाम देते हैं टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, है ना। तो ये भी आप नाम दे सकते हो, इसके नाम से भी आपके सवाल आ सकता है। टाइम को इवेल्युएट करने वाला ऑपरेटर। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम? टाइम मतलब समय। समय के सापेक्ष किस प्रकार से चीज़ें परिवर्तित होती है, किस प्रकार चेंजेस होते हैं। इवोल्यूशन मतलब कि एनालिसिस करना, उसको मेजरमेंट लेना, उसे बोलते हैं इवोल्यूशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है और कैसे इसको आप डिफाइन करते हो, तो ये चीज़ से चेंज करते हैं। सो लेट, मान लो एक कोई टाइम t1 है, इस पर वेव फंक्शन फाई है, और एक कोई टाइम t2 है, उस पर फंक्शन फाई 1 है। R2 क्वांटम मैकेनिकल स्टेट। R2 क्वांटम मैकेनिकल स्टेट एट टाइम t1 एंड t2, तो दो टाइम स्टेट है। दीज स्टेट्स आर रिलेटेड बाय these states are related by following equation। मान लो इनको हम स्टेट को रिलेट करते हैं, दो अलग अलग टाइम पर स्टेट्स हैं, मतलब इनिशियल टाइम पर कुछ और स्टेट है, फाइनल टाइम पर कुछ और स्टेट है। जैसे मान लो आज तुम लोग गरीब हो, होंगे नहीं वैसे, मुझे पता नहीं होंगे गरीब, बट मान लो आज तुम गरीब हो, तुम्हारी स्टेट गरीबी अवस्था की है, और कल या परसों या नरसों या 10 दिन बाद या 1 साल बाद आप अमीर हो गए। तो टाइम चेंज हुआ, आपकी स्टेट चेंज हो गई। अभी आप साइकिल पे घूमते हो, फिर आप कार में घूमोगे। तो टाइम के रेस्पेक्ट में आपकी स्टेट में परिवर्तन आया है, और वो स्टेट किस प्रकार चेंज हो रही है उसको एक इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। तो एक कोई ऑपरेटर है जो आपकी स्टेट को चेंज कर रहा है, मतलब आप नई स्टेट में पहुंच गए हो, ठीक है, इस ऑपरेटर के जरिए। मतलब ये ऑपरेटर आपकी मेहनत है, ये वो ऑपरेटर है, ये वो जरिया है जिसके आपसे आपकी स्टेट चेंज हुई है, जिसे बोलते हैं टाइम इवोल्यूशन। टाइम को इवेल्युएट, टाइम को चेंज ही कर दिया उसने। तो ये आपकी मेहनत है जिससे आप अपनी गरीबी को अमीरी में परिवर्तित कर दिए। तो ये ऑपरेटर कहलाता है टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। अब इसी ऑपरेटर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हियर ut2 t1 is the टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, विच इज, क्या करता है ये, इवोल्यूएट द स्टेट फ्रॉम
T1 टाइम टू T2 टाइम, ठीक है, ये इवेल्यूएट करता है टाइम को, है ना। अब इस टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर की डेफिनेशन तो आपने लिख ली। अब रही बात इसकी प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि आपकी ये टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर अलग से आता है ना। तो पहले मैं टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर समझा दूं आपको, उसके बाद की बात बाद में करेंगे। तो नाउ द प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर की। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, तो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 1? इसका मतलब ये है कि टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक इन द सेंस, जैसे T1 से T2 में आप गए हो ना, वैसे ही T2 से T1 में भी आ सकते हो। इसका मतलब अगर आपने मेहनत करी है, आप अमीर से गरीब से अमीर हो गए हो, ठीक उसी ऑर्डर में समय परिवर्तित होते चेंज नहीं लगता। आपने मेहनत नहीं करी, वापस से आप लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया, लापरवाही कर दी, तो वापस से आप गरीब से अमीर हो जाओगे, नहीं अमीर से गरीब हो जाओगे। तो ये उल्टा भी काम करता है, सिमेट्रिक होता है। दूसरी बात ये भी होती है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर इसको मान लो 2 दे दो, तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए इस चीज़ के लिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात करूँ, ऊपर देखो इक्वेशन नंबर 1, तो मैं इस ऑपरेटर को अगर उठा के एक बार यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये इन्वर्स हो जाएगा ना बेटा। तो ये हो जाएगा u इन्वर्स ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर अगर हम मान लो टाइम को चेंज कर दें, इसको तुम्हें रिवर्स लिखना है ना, जस्ट होल्ड, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये रिवर्स हो जाएगा ना, तो u ये हो जाएगा रिवर्स, इसको ऐसे रिवर्स लिखो, है ना, ये इन्वर्स होता है। तो अब देखो अगर मैं टाइम को चेंज करता हूँ, सो अगर मान लीजिए मैं T1 को T2 से रिप्लेस कर दूँ इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली, जहाँ जहाँ T1 लिखा हुआ है ना इस इक्वेशन 1 में, यहाँ T1 लिख दो, यहाँ T1 लिख दो, यहाँ T2 लिख दो, यहाँ T2 लिख दो। तो T2 को T1 से और T1 को T2 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5T1, और यहाँ कितना हो जाएगा u कैप, यहाँ T2 T1 था तो T1 T2 हो जाएगा, यहाँ 5, ये मैं प्रूफ करवा रहा हूँ पहली प्रॉपर्टी का, प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 3। अब कंपेयर कर लो 2 और 3 को, कंपेयर 2 एंड 3। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी, सॉरी 2 तो ये वाली होगी ना, अच्छा ये 3 है, सॉरी ये 3 है और ये 4 है, तो 3 और 4 कंपेयर करो आप। तो आप देखो कंपेयर करोगे तो यहाँ पर 5T1 है, यहाँ भी 5T1 है, 5T2 है, 5T2 है, तो मल्टीपल जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो बराबर क्या हो जाएंगे, मतलब यू कैप बराबर यू कैप इनवर्स, ये हो जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया, ठीक है।
अब दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी 2 ये बात बोलती है कि अगर मान लीजिए यू कैप का डेगर आप लेते हो T2 T1 के साथ, T2 T1 बराबर 1, या फिर यूनिटी ऑपरेटर होता है ये इक्वेशन नंबर 5। कैसे करेंगे प्रूफ? तो प्रूफ करने के लिए हमको पहले यू कैप का डेगर चाहिए होगा। अब यू कैप का डेगर कब आएगा? जब हम इक्वेशन 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे। इधर देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा? डेगर आ जाएगा। इन दोनों की स्थिति चेंज हो जाएगी, इसका डेगर, ब्रा का डेगर कैट, कैट का डेगर ब्रा। चेकिंग, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5T1 और यू कैप डेगर, और ये हो गया T2 T1, इक्वेशन 6। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए कि इसका वो ले लीजिए स्केलर प्रोडक्ट, मतलब इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, उसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट लेना। सो टेकिंग लीनियर प्रोडक्ट बोल दो या स्केलर प्रोडक्ट बोल दो, एक ही बात है। लीनियर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 6। तो देखो, ब्रा वाला हमेशा लेफ्ट साइड होता है, तो ब्रा वाले को लेफ्ट में लिख दो। इक्वेशन 1 में जो केट वाला है उसको राइट में लिखते हैं, तो इस वाले को हम लोग क्या कर देंगे? अरे यार, वन ये रही, तो इसमें 1 वाले को इसको हम लोग लेंगे केट में, तो 5T2। ये नॉर्मलाइज्ड हो गया, ठीक है ना? T2 T1 क्लियर? तो ये हो गया। अब अगर हम नॉर्मलाइज्ड कंडीशन यूज में लेंगे तो इनकी तो कोई आइगन वैल्यू होती नहीं है, तो ये तो बाहर आ जाएंगे दोनों, और ये दोनों नॉर्मलाइज हो जाएंगे। सो यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या हो जाएगा? ये 1 हो गया, यू कैप डेगर T2 T1 यू कैप T2 T1, दैट्स इट। तो ये मेरे पास एक कंडीशन हो गई, क्वेश्चन नंबर 7। So equation 7 shows the concept of equation 7 shows the concept of unitary transformation. Unitary transformation, that is यूनिटरी का मतलब यूनिटी, जिनका प्रोडक्ट यूनिटी आ जाए उसे बोलते हैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन।
That is, time evolution is also called operator is also called unitary operator. क्लियर? ठीक है। अब इक्वेशन नंबर, यहाँ देखना आप लोग, इक्वेशन नंबर 7 में देखना। अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 7, एक चीज़ और लिख लो, प्रॉपर्टी नंबर 3, यहीं पे लिख लो प्रॉपर्टी नंबर 3, दैट इज द प्रॉपर्टी 3। दो प्रॉपर्टी तो हो गई। प्रॉपर्टी 3 जो है वो दोनों प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। कैसे समझना? प्रॉपर्टी 3 ये बोलती है यूनिटरी ऑपरेटर इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। मतलब अगर हम यूनिटरी ऑपरेटर में डेगर लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। या फिर इसको ऐसे बोल दो कि T2 T1 है, तो ये ऐसा कैसा रहेगा? अब कैसे होता है वो समझते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 7 प्रूफ देखना। फ्रॉम इक्वेशन 7 अगर मैं यहाँ से इसके डेगर को यहीं रखता हूँ और इसको इधर भेज दूंगा RHS में, तो ये कितना हो जाएगा? यू कैप डेगर बराबर यू कैप T2 T1 इनवर्स। क्लियर? इधर भेज दिया 1 की तरफ, तो 1 अपॉन समथिंग मतलब इनवर्स। तो इक्वेशन नंबर 8। अब पहली वाली प्रॉपर्टी पे आ जाओ। कौन सी प्रॉपर्टी है पहली? ये वाली, ये रही। इक्वेशन नंबर कौन सी बात करूँ मैं इसमें? ओके, सो इक्वेशन नंबर हम 2 की बात करते हैं। तो यू कैप T2 T1 इनवर्स बराबर क्या लिखा हुआ है? यू कैप T1 T2। तो यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2 बराबर यू कैप T1 T2। क्लियर? ये चीज़ प्रूव हो गई, दैट इज इट इज़ अ हर्मिशियन ऑपरेटर। खत्म काम। तो ये यूनिटरी ऑपरेटर की पूरी रामायण हो गई कि यूनिटरी ऑपरेटर क्या होता है, यूनिटरी ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सब। अब बात करते हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो हमारा जो अगला टारगेट है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। बड़ा आसान है ये भी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस कंसिडर in quantum mechanics two states at
डिफरेंट टाइम। रिलेटेड एज, वही टाइम वेरिएशन ऑपरेटर की तरह ही है ना। मान लो आपका कोई स्टेट है जो किसी टी टी टाइम पर है अवेलेबल। अगर मैंने इसमें थोड़ी मेहनत करी और मैंने इसमें टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, ठीक है ना, तो ये टाइम इवोल्यूशन लगाते ये स्टेट जो है वो फाई आफ्टर सर्टेन टाइम लाइक डेल्टा टी, तो टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर क्या हो गया, ये हो गया। ऐसा हम मान लेते हैं। आगे मैं रनिंग कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर नया सवाल बनाओ तो 1 इक्वेशन दे दो, और रनिंग करना चाहो तो फिर 10 नंबर दे दो, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, अब एक अलग से स्टेट ऑपरेट करवाते हैं, केट अलग से ना। सो ऑपरेटिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट से होगा क्योंकि वो ब्रा है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये जो आई है ना, ये मान लो अगर बहुत सारी बार वेरी करता है, बहुत सारे टाइम वेरी करता है मान लो, तो समीशन लगा दो आई, क्योंकि आई अलग अलग स्टेट्स हो सकती है। मतलब कि आपके गरीब से अमीर बनने के बीच में बहुत सारे पड़ाव आ सकते हैं, और वो पड़ाव सभी आपकी मेहनत कहलाएगी, और वो सबको ऐड करके ही आप क्या होगे, अमीर बनोगे। इसी प्रकार से कोई स्टेट टी से टी प्लस डेल्टा टी में परिवर्तित होती है ना, तो बीच में बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं उसके, उन सब का ही कंट्रीब्यूशन है कि वो आज टी टू स्टेट में या आगे वाली स्टेट में वो कन्वर्ट हुई है। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आगे करने के लिए क्लोजर रिलेशन यूज लेता हूँ। सो यूजिंग क्लोजर रिलेशन। अब तुम्हें पता ही है क्लोजर रिलेशन क्या होता है, अपन पहले भी कर चुके हैं काम। इसमें मैंने जे का लिया है क्लोजर रिलेशन। अब जे का क्या होता है, इस प्रकार से लिया है मैंने। यहाँ जे लगा दो, क्योंकि दोनों जे का वैल्यू अगर आप लेते हो तो 1 ही होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 डी, इक्वेशन नंबर 3। नाउ लेट प्रोजेक्शन ऑपरेटर आर। अब तुम लोगों ने कभी पढ़ा होगा प्रोजेक्शन ऑपरेटर। नाउ वो क्या होता है, जैसे मान लो सी आई है, कब, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे, उसको हम लोग मान लेते हैं आई फाइव, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग हम लोग मान लेते हैं सी जे टी टाइम पे कितना हो गया, जे 5t। अब एक चीज़ है जो आपको लर्न करके रखनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताने का इच्छुक नहीं हूँ क्योंकि वो टाइम लग जाएगा बताने में। आप जानते नहीं हो इस चीज़ को, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये तो मैंने क्या लिख दिया, या तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये देखो सी जे प्लस टी। ये चीज़ जो है ना, कौन सी वाली चीज़, अब जैसे मान लो ये चीज़ है, अब इसका भी तो कुछ इलाज करना पड़ेगा ना। इसका इलाज तो कर दे, इसका इलाज क्या होगा,
सो आपको इसको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा एंड वी नो दैट, क्योंकि ये प्रूफ करेगा तो लंबा हो जाएगा, फिर ये आपको सीधा लिखना पड़ेगा वी नो दैट करके। और वी नो दैट करके क्या लिखोगे आप लोग, आई यू कैप टी प्लस डेल्टा टी एंड टी विद जे इज इक्वल टू माइनस अपॉन एच कट एच आई जे। इसे बोलते हैं हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स ऑपरेटर। इसे हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स ऑपरेटर। देखो ये कोई नई चीज़ नहीं है, मैं आपको समझा दूँ आता कहाँ से है। जैसे आप लोग कोई इक्वेशन लिखते हो ना, वेव इक्वेशन, तो आप लिखते हो ना एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये वही चीज़ है। अब ई बराबर क्या होता है, एच कट ओमेगा, और वैसे भी ई मतलब हैमिल्टोनियन मतलब एनर्जी, तो एनर्जी बराबर है तो ओमेगा बराबर एच अपॉन एच कट, वही चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे। मतलब ये फेज फैक्टर होता है जो आप लोग यहाँ पे लिखते हो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। ये टाइम को मेजरमेंट लेने का काम हमेशा ये वाला फैक्टर करता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। और टाइम का रिलेशन हमेशा एनर्जी से होता है। आप चाहो तो देख लो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी क्या होता है, टाइम और एनर्जी का एक अनसर्टेनिटी आता है, तो वो चीज़ है। तो एनीवे, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर कौन सी है, 4। अब आप लोग वैल्यूज पुट कर दो। अच्छा इसको दे दो 4, इसको 5 दे दो, 4 और 5 से वैल्यू 3 में पुट कर दो। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 4 and 5 into t, तो ये कर दो 3 में पुट कर दो। उससे ही पहले आप एक काम करेंगे, क्या करेंगे, इधर देखो मैं आपको दिखा दूँ। जैसे आई फाइव टी प्लस डेल्टा टी, तो आई फाइव टी प्लस डेल्टा टी, इसका वैल्यू क्या है, सी आई टी प्लस डेल्टा टी, तो यहाँ लिख दो सी आई टी प्लस डेल्टा टी बराबर समेशन, ये पता है डिराक डेल्टा होता है। डिराक डेल्टा की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और 1 मतलब इसकी वैल्यू 1 तभी होगी जब आई बराबर जे पुट कर दोगे। तो पहले मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। यहाँ पर पहले आप लोग सी जे टी लिख दो, क्योंकि मैंने क्या किया सी जे टी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था जे फाइव टी, और जे फाइव टी का वैल्यू क्या है सी जे टी, या देखो आप सी जे टी, तो और इसकी वैल्यू जो मैंने अभी वो थोड़ी बहुत याद कराई वो लिखवा दूंगा आपको, है ना। तो डिराक डेल्टा या डेल्टा फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए, और वो हमेशा 1 ही होती है। इसकी वैल्यू कुछ और हो ही नहीं सकती है, ये 1 ही होगी। और यही बोलता है कि मैं 1 तभी होऊंगा जब आप आई बराबर जे पुट कर दोगे, इसकी ज़बरदस्ती है। तो आपको सभी इक्वेशन में आई बराबर जे पुट करना पड़ेगा और फिर समेशन हट जाएगा। तो पूरी इक्वेशन में जब आप आई बराबर जे पुट कर देंगे तो यहाँ पर सी आई हो जाएगा, क्योंकि जे बराबर आई पुट कर दिया तो सी आई हो गया, और यहाँ 1 हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई का तो ये आ जाएगा, फिर माइनस फिर से सी आई टी और मल्टीप्लाई विद द आयोटा अपॉन एच कट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है एच आई जे है, तो इसको मत छेड़ो, इसको तो बस जगह रख दो। हाँ डेल्टा टी जो लग रहा है उसका भी इलाज करेंगे। डेल्टा टी का एक काम करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ ही इक्वेशन के, इसको अलग से लिख दो, और इसमें ये सी आई भी तो मल्टीप्लाई में है
इसको अंदर ले लो, क्योंकि ये समेशन आई का है ना, तो ये समेशन आई का और जे का, तो इसको सी आई और यहाँ पर लास्ट में डेल्टा टी। डेल्टा टी का और तो कहीं मल्टीप्लाई है ही ना, ठीक है। अगली स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अगली स्टेप में सी आई टी प्लस डेल्टा टी माइनस सी आई टी बराबर माइनस आयोटा अपॉन एच कट मल्टीप्लाई विद द टी। अगली स्टेप में डेल्टा टी को नीचे नीचे ले जाओ, तो सी आई माइनस सी आई टी अपॉन बराबर माइनस आयोटा अपॉन एच कट समेशन ऑफ एच आई जे सी आई टी, है ना। यहाँ पे एट लास्ट फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो इस एच कट को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये एच कट मल्टीप्लाई हो गया, माइनस आयोटा को नीचे ले जाऊँ तो माइनस आयोटा हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन। आप लोगों ने कभी देखा होगा डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है, वाई किसी अलग टाइम पर और फिर उस सेम टाइम पर वाई अपॉन एक्स में परिवर्तन। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इस चीज़ को। वही चीज़ यहाँ पर है, सी में परिवर्तन दैट इज़ कितना हो जाएगा, डी ऑफ सी आई टी अपॉन डी में चेंज। ये हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, समेशन ऑफ एच आई जे और सी आई टी। अब आप सी आई टी का जो है ना वैल्यू पुट कर दो, सी आई टी का वैल्यू ऊपर से पुट कर दो जो भी आपने निकाला था, और आयोटा को ऊपर ले जाओ। आयोटा को ऊपर नीचे ले जाने पर माइनस साइन आता है, तो ये माइनस साइन आ गया, और ये जब मैं ऊपर ले गया तो ये हो गया। और सी आई टी का वैल्यू क्या रख दिया मैंने, आई फाई टी बराबर, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन वाया टाइम इवोल्यूशन ऑर्डर। और आप खुद देखो क्या ये आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं बन गई, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन, एच साइन बराबर ई साइन, ये वही तो है। जब आप टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकालते हो तो वहाँ पर ई का वैल्यू क्या पुट करते हो, आयोटा एच का डेल अपॉन डेल टी, ये वही तो है। क्या है ये आपका फंक्शन है एच साइन बराबर ई साइन, तो इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, श्रोडिंगर इक्वेशन, और इसी को आपको टाइम इवोल्यूशन से निकालना पड़ता है। सो दिस इज द हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द हैमिल्टोनियन where एच आई से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या मैट्रिक्स ऑपरेटर बोल सकते हो। अगर आप इसको सॉल्यूशन करते हो ना, हम जब छोटी क्लास में पढ़ते हैं ना टाइम ऑपरेटर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसको नाम दो आप जो भी आपका चल रहा है, कितना हो गया था, 5, इसको 6 नाम दे दो। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मतलब 6, तो क्या हो जाएगा, टाइम ऑपरेटर की वैल्यू क्या आती है हमेशा, कोई भी कांस्टेंट आयोटा माइनस एच आई जे टी और टी, खत्म काम।
वेयर ए इज अ कांस्टेंट। ये तुम्हारा हो गया टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। दैट्स इट। ओके। सर प्रॉपर्टी सेकंड देखा ना एक बार।